नमस्कार, पहाड़ प्रभात देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कौशल सेठ। बड़कोट में यमुना घाटी के नौगांव स्थित मुलाना के पास दो युवक और दो मवेशी यमुना नदी के बीचों बीच टापू पर फंस गए। मूसलाधार बारिश से यमुना नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया कि देखते ही देखते टापू के दोनों ओर यमुना नदी का पानी बहने लगा। आसपास के लोगों ने आपदा कंट्रोल रूम को इसकी सूचना दी, जिसके बाद किसी तरह नौगांव पुलिस के सहयोग से ग्रामीणों ने आपदा उपकरणों की मदद से 1 घंटे की मशक्कत के बाद युवकों और मवेशियों को सुरक्षित टापू से बाहर निकाला। दोनों ही युवक मवेशियों को चराने के लिए नदी के किनारे गए हुए थे और अचानक से ही नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिससे वो टापू पर फंस गए। तो ये तस्वीरें बड़कोट की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां यमुना नदी का जलस्तर बढ़ गया और जो मवेशी चराने दो लोग गए थे वो टापू पर फंस गए। काफी देर की मशक्कत के बाद इन दोनों को यहां से रेस्क्यू किया गया। ये तस्वीरें हैं जहां टापू पर दो युवक फंस गए और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सर्किल करके हम आपको दिखा रहे हैं कि ये वो युवक है जो इस टापू पर फंस गया। यमुना नदी का अचानक से जलस्तर बढ़ गया और जलस्तर बढ़ने से जो मवेशी चरा रहे ये लोग थे ये यहाँ फंस गए टापू पर और करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद इन लोगों को निकाला गया। अगली खबर रामनगर से है, जहां भारी बारिश के बीच एक यात्री बस फंस गई। ये तस्वीरें मोहान इलाके के धनगढ़ी नाले की हैं, जहां पानी के तेज बहाव में बस फंस गई। बस में करीब 6 यात्री सवार थे। बाद में जेसीबी की मदद से बस को इस धनगढ़ी नाले से बाहर निकाला गया। तस्वीरें देखिए और सोचिए कि उन लोगों की क्या हालत हो रही होगी जो इस बस में बैठे होंगे। धनगढ़ी नाले में ये बस फंस गई और बहाव देखिए पानी का कितना तेज है। रामनगर के धनगढ़ी नाले की ये तस्वीरें हैं। बरसाती नाला है ये, जहां पर पानी उफान पर है बारिश की वजह से। बड़कोट की यमुना घाटी के ऊंचाई वाले इलाकों में महज 3 घंटे की बारिश ने यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा दिया। बड़कोट की ऐतिहासिक तिलाड़ी स्मारक तक नदी का पानी पहुंच गया है। तो बड़कोट के ऊंचाई वाले इलाके, यमुना घाटी के ऊंचाई वाले इलाके में बारिश हुई 3 घंटे की और जो नदी है यमुना नदी, उसमें इतना पानी बढ़ गया कि वो ऐतिहासिक स्मारक तक पहुंच गया। नदी का बहाव आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। बारिश भी हो रही है और नदी जो है वो कितनी उफान पर है इस बारिश की वजह से वो इन तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। तिलाड़ी स्मारक तक ये पानी पहुंच गया है। देखिए ये यमुना नदी है जिसका रौद्र रूप यहां पर देखने को मिल रहा है। तो बड़कोट की ये तस्वीरें हैं। यमुना नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया है, बारिश की वजह से तिलाड़ी स्मारक तक पानी पहुंच गया है। पिथौरागढ़ के तेजम तहसील में बांस बगड़ में अचानक आसमानी कहर टूट पड़ा, जिससे झरने का पानी गांव की ओर बहने लगा। गांव की ओर पानी आता देख ग्रामीण दहशत में आ गए। आनंद फानन में ग्रामीणों ने नाले की ओर और नाले का बैग गांव की ओर आते देखने के बाद ग्रामीण दहशत में आ गए, इसलिए ग्राम पंचायत बांस बगड़ में कोई बड़ी अनहोनी होने से बच गई। तो ये तस्वीरें आपको पिथौरागढ़ की दिखा रहे हैं, जहां पे बांस बगड़ में बादल फटने से तबाही मची। गांव में भीषण रूप से जो है मलबा और पानी आ गया। तो तस्वीरें आप देखिए किस तरह से ये बादल फट रहा है पिथौरागढ़ के बांस बगड़ गांव में। इससे जो गांव है वहां पर काफी मलबा और पानी आ गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो धुआं उठ रहा है ये वो मलबा है जो पहाड़ से टूटकर गिरा है।
मसूरी में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। मसूरी देहरादून मार्ग पर कई जगह भारी भूस्खलन हुआ, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। मसूरी देहरादून मार्ग पर हो रहे भूस्खलन के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर आए मलबे से मार्ग बाधित हो गया। सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें लग गई और कड़ी मशक्कत के बाद रास्ते को खोला जा सका। तो मसूरी की ये तस्वीरें हैं जहां पर लैंडस्लाइड हुआ है, बारिश भी लगातार हो रही है। मसूरी देहरादून मार्ग है जहां पर कई जगह पर भूस्खलन हुआ है। तो मलबा आने से रास्ता बंद हो गया था, हालांकि रास्ते को काफी मशक्कत के बाद खोला जा सका है। तो ये तस्वीरें आपको मसूरी देहरादून मार्ग की दिखा रहे हैं। उत्तराखंड में हर तरफ तबाही मची हुई है। जगह जगह बारिश और भूस्खलन की तस्वीरें आम हो गई हैं। कहीं बारिश आफत बनकर बरस रही है तो कहीं लोगों की मुसीबतें बढ़ाने का काम कर रही है। उत्तराखंड में बारिश के हालातों पर हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता विनोद देहरादून से। विनोद का रुख करते हैं और जानते हैं कि अभी और कितने दिनों तक लोगों को इसी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। जी विनोद। देखिए कौशल, लगातार उत्तराखंड में बारिश और बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। मैदानी क्षेत्रों में अगर बात करें, जिस तरह से उत्तराखंड के ऊपरी पहाड़ी इलाकों में, जनपदों में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, तो उससे निचले इलाकों में दिक्कतें पैदा हो गई हैं। हरिद्वार के बहुत से ऐसे गांव हैं जो बाढ़ की जद में आते हैं, लोगों को परेशानी हो रही है और ऐसे में आज तक का हालांकि अलर्ट था कि लगातार मूसलाधार बारिश उत्तराखंड के तमाम जगहों पर, जनपदों में बनी रहेगी, उसका सिलसिला जारी है। राजधानी देहरादून में भी हालांकि थोड़ी सी अभी बारिश रुकी, लेकिन हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है कौशल। और जिस तरह से ऊपरी पहाड़ियों में लगातार बारिश हो रही है, उससे लगातार कई ऐसे राजमार्ग है जो पूरी तरह से अवरुद्ध हो चुके हैं, बाधित हो चुके हैं। खोलने का प्रयास उनको किया जा रहा है, लेकिन लगातार हो रही मूसलाधार बारिश पूरी तरह से एक बाधा बन रही है। और यही वजह कि लगातार जिस तरह से अभी मौसम विभाग भी अंदेशा जता रहा है कि आने वाले दिनों में बारिश और अपना भयंकर रूप ले सकती है, लगातार अपना और लोगों की मुसीबत में इजाफा कर सकती है। तो ऐसे में जरूर ये माना जाए कि आने वाले दिनों में लोगों के सामने और दिक्कतें हो सकती हैं। 20 तारीख तक बारिश की आशंका जताई थी, भारी बारिश की बात कही थी, चेतावनी जारी की थी, अलर्ट जारी किया था मौसम विभाग ने। तो आज किस तरह के हालात हो रहे हैं? क्या राजधानी देहरादून में बादल छाए हुए हैं? वहां पर क्या स्थिति है फिलहाल? जी, राजधानी की अगर बात करें कौशल, राजधानी देहरादून में हालांकि रात से झमाझम बारिश थी, लेकिन अब सुबह का वक्त है, थोड़ा सा अभी बारिश रुकी है, लेकिन थोड़ी हल्की झमाझम बारिश तो नहीं हो रही है, लेकिन हल्की बूंदाबांदी जरूर है। लेकिन इतना मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से लगातार मूसलाधार बारिश उत्तराखंड में हो रही है, राजधानी में हो रही है, तो उससे पूरी तरह से राजधानी के तमाम दर्जनों कॉलोनी ऐसी है जहां पर जल भराव और पानी भरने तक की, घरों में घुसने तक की समस्या लोगों के सामने आई है। लोगों में जिस तरह से उत्तराखंड में बारिश हो रही है, उससे परेशानी चाहे राजधानी के लोगों की हो या फिर पहाड़ के लोगों की हो, परेशानी तो सभी की बढ़ी हुई है। बहुत शुक्रिया आपका विनोद, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। कर्णप्रयाग में भी भारी बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। नारायणबगड़ तहसील के कटकोट पट्टी में आसमानी आफत ने कोहराम मचा दिया है। पहाड़ों से लगातार भारी मात्रा में आए मलबे की वजह से थराली विधानसभा में ग्रामीणों की कई फसलें बर्बाद हो गई हैं। इतना ही नहीं, पहाड़ से आए मलबे की वजह से ग्रामीणों की 1 दर्जन से ज्यादा गौशालाएं ध्वस्त हो गई हैं। कई संपर्क मार्ग भी टूट गए हैं। तो कर्णप्रयाग की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आसमानी आफत का कोहराम देखने को मिला है। बारिश के बाद ये जो भूस्खलन है उससे फसलें बर्बाद हो गई हैं, रास्ते ध्वस्त हो गए हैं। कर्णप्रयाग की ये तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं सड़कें किस तरह से क्षतिग्रस्त हुई हैं। रुद्रप्रयाग में केदार घाटी में बारिश से भारी नुकसान हुआ है। फाटा में बारिश से एक दुकान ध्वस्त हो गई, लोगों के घरों में बारिश का पानी घुस गया, जिसकी वजह से कई लोग पहले ही अपना घर खाली करके चले गए। साथ ही फाटा में केदारनाथ हाईवे पर भी
भारी भूस्खलन हुआ जिसकी वजह से रास्ता बंद हो गया। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रुद्रप्रयाग के केदार घाटी की ये तस्वीरें हैं जहां पर भारी भूस्खलन हुआ है, लोगों के घरों में पानी घुस गया है। तस्वीरें देखिए किस तरह से ये लोगों के घरों में सैलाब बह रहा है। तो साथ ही केदारनाथ हाईवे की तस्वीरें हैं जहां मलबा आने से सड़क बाधित हो गई और जेसीबी की मदद से मलबे को हटाने का काम किया जा रहा है। उत्तरकाशी में बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से गंगोत्री नेशनल हाईवे बंद हो गया। गंगोत्री रोड पर डाबरानी के पास भारी भूस्खलन की वजह से रास्ता बंद हो गया जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। भारी बारिश के चलते पहाड़ से बड़े बड़े बोल्डर सड़क पर आ गए जिसकी वजह से गंगनानी और डाबरानी में आवाजाही करने वालों की लंबी कतारें लग गई। तो उत्तरकाशी में ये गंगोत्री हाईवे की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उत्तराखंड में नहीं खुलेगा अंतर्राज्यीय परिवहन। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड में नहीं खुलेगा अंतर्राज्यीय परिवहन। कोरोना के चलते नहीं खोला जाएगा अंतर्राज्यीय परिवहन। मुख्य सचिव ने परिवहन खोलने के प्रस्ताव को स्थगित कर दिया है। परिवहन खुलेगा तो दिक्कत होगी, यह कहना है मुख्य सचिव का। तो कोरोना के चलते उत्तराखंड में अंतर्राज्यीय परिवहन नहीं खुलेगा। मुख्य सचिव ने अंतर्राज्यीय परिवहन खोलने के फैसले को स्थगित कर दिया है। उत्तरकाशी में भारी बारिश के चलते जगह जगह जल भराव देखने को मिल रहा है। नगरपालिका क्षेत्र के कालेश्वर मार्ग पर जबरदस्त जल भराव देखने को मिला। लोग अपने घरों में से पानी निकालते हुए नजर आए। ऐसे ही हालात गंगोत्री नेशनल हाईवे ज्ञानसू के नजर आए। पूरी सड़क पर 2 फीट पानी देखने को मिला। आए दिन बारिश के चलते ये समस्या बनी हुई है। जोशियाडा कालेश्वर मार्ग में पानी का इतना जलभराव था कि लोग अपने घरों से पानी निकालने लगे। ये तस्वीरें देखिए लोगों के घरों में किस तरह से पानी भरा हुआ है। तो उत्तरकाशी की ये तस्वीरें हैं जहां जोशियाडा में घरों में बारिश का पानी घुस गया और सड़क पर देखिए आप कितना जल भराव है। कर्णप्रयाग में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है जिसकी वजह से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे कई जगह से बाधित हो गया है। आपको लांगसू की तस्वीरें दिखाते हैं। यहां पहाड़ी से मलबा आने पर राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो गया और दोनों ओर गाड़ियों की लाइन लग गई। तो लगातार कर्णप्रयाग में भी बारिश हो रही है जिसकी वजह से कई मार्ग क्षतिग्रस्त हो गए हैं और नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। चमोली में हो रही लगातार बारिश अब आम लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनने लगी है। लगातार हो रही बारिश से जिले में करीब 16 लिंक मोटर मार्ग सहित चमोली ऊखीमठ राष्ट्रीय राजमार्ग 107 बाधित चल रहा है। फिलहाल मार्ग बंद होने से हाईवे पर मंडल से चोपता की तरफ जाने वाले वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। यहां जारी बारिश ने चमोली के विकासखंड घाट स्थित बिजार गांव में भारी तबाही मचा रखी है। तो ये तस्वीरें आपको चमोली की दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से पहाड़ों से बड़े बड़े बोल्डर सड़क पर गिर रहे हैं। चमोली की ये तस्वीरें हैं जहां पर आसमानी आफत बरस रही है। एक छोटे से ब्रेक लिए रुक रहे हैं, फौरन वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एबीपी गंगा से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि अगला विधानसभा चुनाव मेरी सरकार और मौजूदा सरकार के कामकाज की तुलना के रूप में होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा बल्कि पार्टी को चुनाव लड़वाऊंगा। और क्या कुछ कहा हरीश रावत ने, आइए आपको सुनवाते हैं। मैं इस वक्त हरीश रावत जी के साथ हूँ। मौजूदा सरकार चल रही है तो
और आपकी क्या तैयारी है? तो ये जो एक सीन क्रिएट होगा, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? आपका अनुभव क्या कह रहा है? देखिए, मैं हमेशा एक बात मान करके चला हूँ कि आप दूसरे के नकारात्मक बिंदुओं पर अपनी जीत की इमारत नहीं बना सकते। तो हम ये चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड के अंदर एक सकारात्मक एजेंडे के साथ, एक डेवलपमेंट के एजेंडे के साथ चुनाव मैदान में जाए। हाँ, वो तुलनात्मक जरूर होगा, क्योंकि अब जो भी चुनाव आएंगे उस चुनाव के अंदर इस रावत सरकार की पिछली रावत सरकार से तुलना होगी। अब भाजपा घबराहट में क्या निर्णय लेती है राजनीतिक, मैं नहीं समझता, लेकिन इस समय जो स्थितियां हैं वो स्थितियां स्पष्ट तौर पर बदलाव के पक्ष में है। तो ये आज की तारीख में उत्तराखंड में वो है, तो वो सब उन्हीं की देन है। ये कहना है सुबोध नियाल जी का, जो इस समय कैबिनेट मंत्री हैं। देखिए, इनमें से जिस समय इनको राजनीति में हमने अप्रत्यक्ष तौर पर मदद की, समझिए, ये थे लोग, ऐसा नहीं, योग्यता थी इन लोगों में, तभी तो हमने भी इनको चयनित किया। यदि मैं उस समय 2002 में इनके साथ न्याय कर सकता हूँ, एक व्यक्ति तो ऐसे हैं इनमें से जिसको इन्हीं के साथ गए हुए एक व्यक्ति जो है किसी भी हालत में टिकट नहीं देना चाहते थे, किसी भी हालत में नहीं, और मैंने आखिर तक लड़ाई लड़ करके उनको टिकट दिलवाया। वो भले ही मुझको धोखा दे गए। मैं ये कौन से थे? कोई नाम बता दीजिए, अब तो पुरानी होगी बात। यार, समझने वाले कुछ दिनों के बाद वो ऐसे लोग हैं जो खुद ही उछलते, चने की तरीके से उछलते हैं, तवे में जैसे चना उछलता है, वो खुद ही सामने आ जाएंगे। देखिए, जब ये सवाल पूछा गया था एबीवी की तरफ से, तो उस समय चीज़ें ढकी हुई थी, मगर जिन लोगों ने बयान दिया उन्होंने करीब करीब खुद ही खुलासा कर दिया कि स्थिति क्या है। मुझसे व्यक्तिगत तौर पर निर्णय लेने में चुनाव के चूक हुई, और वो चूक ऐसा नहीं है कि किसी ने करवाई। मेरे पास ऑप्शन थे चुनाव लड़ने के, लेकिन मैं ये समझता था कि जब हम उत्तराखंडियत के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं, तो ऐसे में मुझको मैदानी क्षेत्रों से चुनाव लड़ना चाहिए, ताकि उत्तराखंड के समग्र विकास में जो क्षेत्रीयता का रोड़ा आता है उसको दूर किया जा सके, नंबर 1। नंबर 2, शिक्षा को मैंने इसलिए छांटा, तराई को एक ऐसा विजनरी चाहिए नारायण दत्त तिवारी जी के बाद, जो है, जो वहाँ की एग्रो इकोनॉमी को, सोशो इकोनॉमी को एक नया आयाम दे सके। इस बार आप चुनाव लड़ेंगे या लड़ाएंगे, और लड़ेंगे तो कौन सा का क्षेत्र होगा? देखिए, सत्यता यह है, मैं चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कांग्रेस 2022 में यहाँ चुनाव जीते, और उसमें यदि कांग्रेस मेरे लिए कुछ भूमिका समझती है तो मैं वो प्रस्तुत करने के लिए तैयार हूँ। और आज भी जो भूमिका मैं अदा कर रहा हूँ वो एक कैटलिस्ट की भूमिका है। मैं विपक्ष के रूप में जो है एक उत्प्रेरक का काम कर रहा हूँ, ताकि पार्टी हम विपक्ष में अत्यधिक सक्रिय दिखाई दें और इश्यूज इमर्ज करके लाएं। आप लगातार मेरी 1 साल की गतिविधियों को देखिए, मैंने इश्यूज को बनाया है, जिन इश्यूज पर जो है विपक्ष लड़ाई लड़ रहा है। लोग कह रहे हैं, राजनीतिक लोग कह रहे हैं कि हरीश रावत जी ने संक्रांत कर दिया है चुनाव का। बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। सत्ता के साथ लड़ना, और वो भी भाजपा जैसी सत्ता के साथ लड़ना, कोई सामान्य बात नहीं है। आज असामान्य रूप से शक्तिशाली पार्टी है भाजपा। मैंने कांग्रेस का गोल्डन एरा भी देखा है, और उस समय भी कांग्रेस इसके आधी से आधी जो है धन बल आदि के हिसाब से शक्तिशाली नहीं थी। आज अपार शक्ति है इनके पास, और धन बल है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये देश की कीमत पर अपने कैडर को तैयार कर रहे हैं, ताकि राजनीति में इनकी दीर्घकालिक पकड़ हो सके।
तो ये जो लड़ाई है ये बड़ी क्रूशल लड़ाई है और इस लड़ाई में यह शंखनाद करना बहुत आवश्यक है। अब असम में भी देखिए, असम में भी इतनी ही शिद्दत से हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं। वहाँ की सरकार मुझे प्रवेश की इजाज़त नहीं दे रही है, लेकिन उसके बावजूद भी इतने ही उससे हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं। तो हरीश रावत जी ने बहुत विस्तार से एक बार फिर अपनी राजनीतिक कार्य योजना बताई है और बागियों के लिए भी बताया है कि आना चाहते हैं तो ये सही वक्त है, जो शर्त रखी है उसको मान ले, आ जाएं। उसके बाद कार्यकर्ताओं का हक किसी को नहीं दिया जाएगा। और एक बात और बहुत क्लियर कर दी है हरीश रावत जी ने कि वो इस चुनाव को लड़ने के बजाय लड़ाने के इच्छुक हैं, पार्टी को चुनाव जिताने के इच्छुक है। उसके बाद जो भी भूमिका होगी उसको कांग्रेस हाईकमान तय कर लेगा। अपने सहयोगी कैमरामैन प्रमोद वाजपेयी के साथ एबीपी गंगा के लिए अजीत सिंह राठी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, एबीपी गंगा से खास बातचीत में बोले हैं हरीश रावत। उन्होंने कहा है कि इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने के वो इच्छुक नहीं है, हालांकि वो कांग्रेस को चुनाव लड़वाना चाहते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एबीपी गंगा से खास बातचीत में हरीश रावत ने कहा है कि जो भूमिका हाईकमान तय करेगा वो उन्हें मंजूर होगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि मैंने विधानसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया है। 2022 के विधानसभा चुनाव का शंखनाद हरीश रावत ने कर दिया है। एबीपी गंगा से खास बातचीत में बोले हैं हरीश रावत। तो मैं विधानसभा चुनाव लड़ने का इच्छुक नहीं हूं, हालांकि पार्टी को विधानसभा चुनाव लड़वाऊंगा, ये कहना है हरीश रावत का। भाजपा से निष्कासित चल रहे हरिद्वार के खानपुर विधायक कुंवर प्रणब सिंह चैंपियन पर सरकार जल्द मेहरबानी करने जा रही है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर से लगातार मुलाकात इस बात का इशारा कर रही है कि अब प्रणब सिंह चैंपियन की जल्द घर वापसी हो सकती है। साथ ही प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बंशीधर भगत ने यह भी माना है कि पार्टी से निष्कासित हुए लोगों में प्रणब सिंह चैंपियन का पहले से आचरण अब सुधरता हुआ दिख रहा है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि भाजपा संगठन के फैसले के हिसाब से ही वो सदन में कुंवर चैंपियन की स्थिति तय करेंगे। तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने संकेत दिए हैं, कुंवर प्रणब सिंह चैंपियन की वापसी हो सकती है। एक महिला से ब्लैकमेलिंग और यौन शोषण के मामले में फंसे भाजपा विधायक महेश नेगी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। उनकी गिरफ्तारी पर तलवार लटक गई है। उन्हें पुलिस कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। इस मामले में उन्हें बुधवार को पुलिस के सामने बयान दर्ज कराना था, लेकिन महेश नेगी बयान दर्ज कराने नहीं पहुंचे, जिसके बाद पुलिस ने कहा कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे, लिहाजा उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। इस बीच महेश नेगी पर आरोप लगाने वाली महिला का कहना है कि पुलिस दबाव में है। तो फिलहाल पहाड़ प्रभात में इतना ही, लेकिन एबीपी गंगा पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।